कहानियाँ हिंदी। सुबह के 7 बजे हैं। जग्गैया कंधे पर हल रखकर खेत की ओर जा रहा है। गंगव्वा का अपने पति से हर दिन झगड़ा होता था। तभी गंगव्वा उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। गंगव्वा कमर पर हाथ रखकर और आंखें बड़ी करके इतनी गुस्सा होकर जग्गैया को बोली, कहाँ चले सरकार? खेत पर या फिर उस चौपाल पर बैठकर फालतू की गप्पे लड़ाने? कल रात मैंने जो पूछा था उसके बारे में क्या सोचा? खेत पर ही जा रहा हूँ गंगव्वा। अगर आज पानी नहीं दिया तो फसल सूख जाएगी। रात को तुमने जो पूछा था मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन हाथ में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है ना। फूटी कौड़ी नहीं है तो क्या मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जानी चाहिए? अगले हफ्ते गांव में गंगम्मा का मेला है। पड़ोस वाली पुल्लम्मा ने नई रेशमी साड़ी खरीदी है। उस सामने वाली शांतम्मा ने सोने की चेन बनवाई है। और मैं क्या वही पुरानी फटी साड़ी पहनकर मेले में खड़ी रहूं? ऐसा क्यों सोचती हो गंगव्वा? हमें अपनी हैसियत के हिसाब से रहना चाहिए। उनके पास संपत्ति है इसलिए वे खरीद लेते हैं। हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। ये फसल हाथ में आते ही मैं तुम्हें एक अच्छी साड़ी खरीद दूंगा। तब तक उस बक्से में रखी रेशमी साड़ी पहन लो ना। उस रेशमी साड़ी को खरीदे 10 साल हो गए। उसका रंग उड़ चुका है। गांव की सारी औरतें नए नए रंगों में घूम रही होंगी और मैं पुरानी साड़ी पहनूंगी तो लोग हंसेंगे नहीं। आपता क्या पुरुष हैं, एक धोती पहन ली तो काफी है। मुझे इस मेले तक नई साड़ी चाहिए ही चाहिए और घर में खाना भी नहीं बनाऊंगी। खाना नहीं बनाओगी तो कैसे चलेगा? भूख तो लगेगी ना। ठीक है, कुछ करता हूँ। खेत में सब्जियां हैं, उन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे साड़ी न सही कम से कम ब्लाउज का कपड़ा तो ले आऊंगा। ब्लाउज का कपड़ा? क्या आपका दिमाग ठिकाने हैं? मैं साड़ी मांग रही हूँ और आप मुझे उसका एक टुकड़ा देंगे। अगर आप शाम तक 10 रुपए लेकर नहीं आए मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जग्गैया मन ही मन, मायके चली जाओगी तो मेरे लिए त्योहार ही हो जाएगा। अरे ऐसा मत कहो गंगव्वा, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना होगा। वो क्या है? फिर कोई बहाना बना रहे हैं? बहाना नहीं है। हमारे आंगन में वो सहजन का पेड़ है ना, आजकल उसमें गुच्छों में फलियां आ रही हैं। उन्हें तोड़कर बेचें तो अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन बंदर आकर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। तुम आज उस पेड़ के नीचे बैठकर रखवाली करो। देखो कि एक भी फली नीचे न गिरे। उन फलियों को बेचने से तुम्हारी साड़ी के आधे पैसे आ जाएंगे। सहजन? सच है, मैंने कल बाजार में सुना था कि सहजन की अच्छी मांग है। ठीक है, मैं रखवाली करूंगी, लेकिन आप भी खेत में सोने के बजाय काम करना। जो आज्ञा महारानी जी। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। जग्गैया मन ही मन में, चलो आज के लिए झगड़ा टला। इसे पेड़ के नीचे बैठा दूंगा तो गांव के झगड़े कम हो जाएंगे। गंगव्वा एक खाट ले जाकर सहजन के पेड़ के नीचे डाल देती है। हाथ में एक बड़ा डंडा लेकर बैठ जाती है। गली से गुजर रही पड़ोस की पुल्लम्मा गंगव्वा को देखकर रुक जाती है। क्या बात है गंगव्वा, इस कड़ी धूप में पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रही हो क्या? जग्गैया जी घर पर नहीं है? कर्म फूट गए हैं। मेरे पति खेत पर गए हैं और मुझे इस पेड़ की रखवाली पर लगा दिया है। इन फलियों को बेचकर मेरे लिए मेले की साड़ी खरीदेंगे, इसलिए ये मुसीबत झेल रही हूँ। ओहो, साड़ी के लिए? तब तो ठीक है, लेकिन गंगव्वा हमारे गांव में बंदर कहाँ हैं? कुछ समय पहले हनुमान मंदिर के पास दिखे थे, लेकिन इस तरफ तो कभी नहीं आए। सच में मुझे भी यही शक हुआ था। वे कुछ हड़बड़ी में कहकर चले गए। बंदर आएंगे कहकर डरा दिया। मुझे तो लगता है कि उन्होंने तुम्हें घर में न रखकर यहाँ बाहर बैठाने की योजना बनाई होगी। पति लोग ऐसे ही होते हैं गंगव्वा, हमें किसी न किसी काम में उलझाकर खुद आजाद घूमना चाहते हैं। हाँ पुल्लम्मा, तुम ठीक कह रही हो। कोई बंदर वंदर नहीं आने वाले। मुझे इस पेड़ से बांधकर वे खुद खेत में आराम से पेड़ के नीचे सो रहे होंगे। ठहरने दो, उन्हें सबक सिखाती हूँ। अभी जाओगी तो झगड़ा होगा, शाम को आने दो तब पूछना। वैसे ये सहजन की फलियां बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या मुझे 4 फलियां दोगी? सांभर में अच्छी लगेंगी। नहीं दूंगी, ये मेरी साड़ी के पैसे हैं। एक भी फली नहीं दूंगी। तुम जाओ पुल्लम्मा, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। पुल्लम्मा हंसती हुई चली गई। गंगव्वा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आने दीजिए उन्हें, आज मैं उन्हें बताती हूँ। दोपहर हो गई, उसे भूख भी लग रही थी और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। दोपहर के 1 बज चुके हैं।
जग्गैया घर नहीं आया। गंगवा भूख और गुस्से से कांपती हुई खेत की ओर चल पड़ी। हाथ में डंडा कसकर पकड़ा हुआ था। जग्गैया खेत की मेड़ पर बैठकर कुछ सोच रहा था। उसने दूर से गंगवा को आते देखा। उसकी आक्रामक चाल देखकर वो माजरा समझ गया। बाप रे, तूफान आ रहा है। पुल्लम्मा ने जरूर इसके कान भरे होंगे। अगर अब मैंने सामान्य रूप से बात की तो मेरा सिर फूट जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। तुरंत जग्गैया उठा और खेत के कोने में एक पुराने गड्ढे के पास गया। वहां घुटनों के बल बैठकर उस गड्ढे में बड़ी उत्सुकता और भक्ति भाव से देखने का नाटक करने लगा। गंगवा पास पहुंची। अजी सुनिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे वहाँ धूप में बैठाकर आप यहाँ झूठा जाप कर रहे हैं। घर में न चावल है न खाना बना है। मैं भूख से मर रही हूँ। जग्गैया गंगवा की तरफ देखे बिना मुंह पर उंगली रखकर, चिल्लाओ मत गंगवा, धीरे बोलो। चिल्लाओगी तो भाग्य भाग जाएगा। क्या भाग्य? यहाँ भूख लग रही है और आपको भाग्य की पड़ी है। उठिए, घर चलते हैं। पगली, इधर आओ। इस गड्ढे में देखो। अभी जब मैं खेत जोत रहा था तो मेरे हल से कोई सख्त चीज टकराई। पत्थर समझकर निकालने की कोशिश की तो देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि पुराने जमाने का तांबे का घड़ा है। गंगवा आंखें बड़ी करके गुस्सा भूलते हुए, तांबे का घड़ा कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से मिट्टी ढक दी है। कोई देख लेता तो मुसीबत हो जाती ना। वो कोई साधारण घड़ा नहीं है गंगवा। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हमारे खेत में पुराने राजाओं के जमाने का खजाना दबा है। इतने दिनों बाद आज वो बाहर आया है। गंगवा लालच में आकर आवाज धीमी करते हुए, खजाना? यानी उसमें सोना होगा, हीरे होंगे? बिल्कुल होंगे। उस घड़े के वजन से ही पता चल रहा है। लेकिन एक छोटी सी समस्या आ गई है। क्या समस्या है? क्या वहाँ कोई भूत है? भूत नहीं, उस घड़े के ढक्कन पर एक शिलालेख लिखा है। मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है ना। जानते हो उसमें क्या लिखा है? इस खजाने को निकालने के लिए एक परम पतिव्रता स्त्री को पवित्र होकर स्नान करना होगा और बिना मुंह खोले पूरी तरह मौन रहकर अपने हाथों से इसे निकालना होगा। घड़े को जमीन से निकालने के समय से लेकर घर की चौखट पार करने तक अगर उसने एक शब्द भी बोला या मुंह खोला तो वो सारा सोना मिट्टी और पत्थरों में बदल जाएगा। ऐसा लिखा है। गंगवा सोच में पड़ गई। बात नहीं करनी है वरना मिट्टी हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मैंने उसे नहीं निकाला। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम पतिव्रता हो ना, तुम इसे निकाल सकती हो। लेकिन क्या तुम मौन रह पाओगी? तुम्हें गुस्सा बहुत आता है ना। रास्ते में कोई बात करेगा तो तुम उसे डांटोगी। तब हमारे करोड़ रुपए हवा में मिल जाएंगे। क्या मैं करोड़ों रुपए गवा दूंगी? मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अपने मुंह पर पट्टी बांध कर रहूंगी। मैं तो गहने भी खरीद सकती हूँ ना। गहने ही क्यों, हम उस पुल्लम्मा को अपने घर की नौकरानी रख सकते हैं। हम जमींदारों की तरह जी सकते हैं। लेकिन नियम बहुत जरूरी है। अब तुम घर जाओ, सिर धोकर स्नान करो और पवित्र कपड़े पहन कर आओ, तब इस घड़े को निकालना। लेकिन याद रहे, घर से निकलने से लेकर घड़े को वापस घर ले जाने तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो बहुत ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ठीक है? ने तेजी से सिर हिलाया। उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो चुका था और लालच व खुशी साफ दिख रही थी। ठीक है, जल्दी जाओ, किसी को शक ना हो, ऐसे आना। गंगवा दौड़ती हुई घर गई। जग्गैया ने चैन की सांस ली। लो, कम से कम 3 घंटे की शांति मिली। अब असली काम करना होगा। ऐसा सोचकर उसने गड्ढे की मिट्टी हटाई और पास में रखा पानी पीने का एक पुराना मिट्टी का घड़ा ले लिया। उसमें खेत के कंकड़ और मिट्टी के ढेले भर दिए। ऊपर ढक्कन रखकर उसे मिट्टी से सील कर दिया। गंगवा घर जाकर जल्दी से नहाई। उसके पास जो सबसे अच्छी साड़ी थी उसे पहना, हल्दी कुमकुम लगाया और मुंह न खोलने की सावधानी बरतते हुए वापस खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में चौपाल पर बैठे 4 लोगों ने उसे देखा। अरे गंगवा, आज तो बड़ी रौनक है चेहरे पर। कहाँ चली? मेला तो अभी शुरू नहीं हुआ। गंगवा कुछ नहीं बोली। अरे ओ, बहरी हो गई है क्या? आवाज दे रहे हैं तो बोलती क्यों नहीं? क्या जग्गैया जी से फिर झगड़ा हो गया? गंगवा मन ही मन कोसती है, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। लेकिन बाहर से उसने मुंह नहीं खोला। पुल्लम्मा घर के बाहर खड़ी होकर, अरे गंगवा, फिर से खेत पर जा रही हो? इस बार क्या बात है? हाथ में थैला भी है? गंगवा को पुल्लम्मा को देखते ही और गुस्सा आ गया। लेकिन सोने की बात याद आते ही उसने आंखों ही आंखों से चल हट का इशारा किया और आगे निकल गई। इसे क्या हो गया है? एक शब्द भी नहीं बोल रही।
लगता है कोई अजीब बीमारी लग गई है। गंगव्वा खेत पहुंचती है। जग्गैया अपनी हंसी रोककर गंभीर होने का नाटक करते हैं। आ गई गंगव्वा, आज तो बड़ी संस्कारी लग रही हो, साक्षात लक्ष्मी जैसी दिख रही हो। ठीक है, अब गड्ढे के पास जाओ, नियम याद है ना, मुंह मत खोलना। गंगव्वा सिर हिलाकर गड्ढे के पास जाती है। घुटनों के बल बैठकर हाथों से मिट्टी हटाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मेरा सोना! चूंकि वो पत्थरों से भरा है इसलिए बहुत भारी लगता है। संभल कर गंगव्वा, नीचे मत गिरा देना, ये काफी भारी है ना। इसका मतलब अंदर बहुत सारा सोना है। शायद पूर्वजों ने सोने की मूर्तियां रखी होंगी। इसे सिर पर रख लो और सावधानी से घर ले चलो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, लेकिन याद रहे, घर की चौखट पार करके अंदर रखने तक मुंह नहीं खोलना है और न ही ढक्कन हटाना है। गंगव्वा खुशी खुशी सिर हिलाती है और उस भारी घड़े को बड़ी मुश्किल से सिर पर उठाती है। उसकी गर्दन की नसें खिंच रही हैं, फिर भी करोड़ों का माल है। चलो मैं आ रहा हूं। दोनों गांव के रास्ते पर चल पड़ते हैं। गंगव्वा आगे, जग्गैया पीछे। रास्ते में फिर से लोग मिलते हैं। गंगव्वा के सिर पर मिट्टी का घड़ा और उसका ये मौन देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जग्गैया जी, आपकी पत्नी के सिर पर यह घड़ा कैसा? क्या पीने का पानी है? कुआं तो उस तरफ है ना? ये पीने का पानी नहीं है सुब्बैया, ये एक मन्नत है। गंगम्मा के मेले के लिए इसने मौन व्रत रखा है। इस घड़े में पवित्र मिट्टी है, इसे घर ले जाकर हम पूजा करेंगे। ओहो, गंगव्वा में इतनी भक्ति! मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ सबको कोसती ही रहती है। गंगव्वा को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। इस कमबख्त का मुंह जले, इसे ये मिट्टी लग रही है। सोना है ये बात पता चल जाए तो यही ढेर हो जाएगा। लेकिन जग्गैया ने जिस तरह बात को संभाला उससे वो खुश भी हुई और तेजी से आगे बढ़ गई। जैसे तैसे वे घर पहुंचते हैं। गंगव्वा हांफते हुए अंदर जाती है। जग्गैया दरवाजा बंद कर लेते हैं। उफ कहकर राहत की सांस लेती है। अजी, दरवाजा मजबूती से बंद कीजिए, कोई देखना नहीं चाहिए। आहा, मेरी मेहनत रंग लाई। मेरे पास रेशमी साड़ियाँ होंगी, कंगन होंगे। आहा! वो ढक्कन हटाती है और अंदर देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर सिर्फ काली मिट्टी और कंकर पत्थर भरे थे। कोई सोना नहीं, कोई हीरा नहीं। गंगव्वा का दिल जैसे बैठ जाता है। ये क्या है? पत्थर, मिट्टी, मेरा सोना कहाँ है? मुझे धोखा दिया आपने। मुझे पतिव्रता कहकर मौन रहने का ढोंग रचकर मुझसे पत्थर उठवाए। शांत हो जाओ गंगव्वा, शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? आपने पूरे गांव के सामने मुझे पागल बना दिया। मिट्टी को सोना बताकर मुझसे उठवाया। क्या आपको पाप पुण्य का कोई डर नहीं है? मैं मायके जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। रुको गंगव्वा, गुस्सा थूको और एक पल के लिए सोचो। मुझे मालूम था कि उस घड़े में पत्थर हैं। वे पत्थर मैंने ही डाले थे। आपने डाले थे? क्यों? तुम्हें बदलने के लिए। आज सुबह से जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचो। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। तुम 2 घंटे तक बिना एक शब्द बोले रही। रास्ते में पुल्लम्मा, सुब्बैया और सबने तुम्हें उकसाया, फिर भी तुमने किसी से झगड़ा नहीं किया। तुम्हारे मन में एक उम्मीद थी, इसलिए तुम शांत थी। तो क्या हुआ? आपने मेरी उस उम्मीद पर पानी फेर दिया ना? उम्मीद गई तो गई, लेकिन इन 2 घंटों में मुझे जो मानसिक शांति मिली है, क्या तुम उसका अंदाजा लगा सकती हो? तुमने कोई झगड़ा नहीं किया, तुम चुप रही। तो जानते हो मैंने खेत में कितना काम निपटा लिया? ये देखो। जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर दिखाते हैं। 10 रुपए? कहाँ से आए ये? जब तुम चुपचाप घड़ा लेकर आ रही थी तो मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था। रास्ते में मैंने सुब्बैया की दुकान पर हमारी खेत की सब्जियों के ऑर्डर की बात पक्की कर ली। तुम शांत थी, इसलिए मेरा दिमाग ठीक से काम कर पाया। मैंने कल सुबह माल पहुंचाने का वादा करके ये एडवांस लिया है। ये 10 रुपए तुम्हारी नई साड़ी के लिए ही हैं। पैसे देखते ही गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। सच में साड़ी खरीदेंगे आप? बिल्कुल खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त पर। आज जिस तरह तुम शांत और धैर्यवान बनी रही, तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना होगा। उस घड़े के पत्थर भले ही तुम्हें भारी लगे हों, लेकिन उन्होंने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है। अगर हम ये फालतू के झगड़े और चिल्लाती आवाजें बंद कर दें तो हमारा घर भले ही सोने का न बने, पर सुकून से भर जाएगा। और सुकून ही असली सोना है गंगव्वा। जब मैं जोर से चिल्लाती हूँ तो आपको इतनी तकलीफ होती है? तकलीफ नहीं, नर्क जैसा लगता है। जानती हो आज चुप रहकर तुम कितनी सुंदर लग रही थी।
गांव वाले भी कह रहे थे कि गंगव्वा बदल गई है। बात तो सच है जी, अभी सुब्बैया जी भी मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं बिना वजह ही अपनी जुबान खराब करती हूँ, लेकिन आपने जो किया उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। वे पत्थर तुम्हारे गुस्से की दवा थे। जब तक बदन पर बोझ न पड़े तब तक दिमाग ठिकाने नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, ये 10 रुपए लो। कल जाकर एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेना और आगे से मुझे कभी परेशान मत करना। ठीक है जी, आपकी बुद्धिमानी को सलाम। आपने मुझे, पुल्लम्मा को और सबको बुद्धू बना दिया। अब से मैं झगड़े कम करूंगी। शुक्र है भगवान का, मेरी पत्नी सीधे रास्ते पर आ गई। गंगवा रसोई में चली जाती है। जग्गैया चौखट पर बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। किसी भी समस्या को गुस्से से नहीं बल्कि चतुराई और सूझबूझ से सुलझाना चाहिए। फालतू की बातों और झगड़ों को छोड़कर यदि हर कोई अपने काम से काम रखे तो घर हमेशा शांत और खुशहाल रहता है। पूर्वी गोदावरी जिले के कोनासीमा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव। समय 1920 का था। पुष्य माह में भीषण ठंड पड़ रही थी। आकाश में अजीब से काले बादल छाए हुए थे। गंगा राजू अपने घर के बाहर चटाई पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। तभी उनकी पत्नी लिंगव्वा अंदर से गर्मा गर्म दलिया लेकर आईं। गंगा राजू आसमान की ओर देखते हुए एक गहरी आह भरते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सर्दी कितनी अजीब है। इस महीने में तो ओस गिरनी चाहिए, लेकिन इतने घने काले बादल क्यों छाए हैं? मुझे डर है कि कुछ बुरा होने वाला है। लिंगव्वा दलिया का गिलास देते हुए, ये ना अच्छा है ना बुरा, शायद ठंड से आपको चक्कर आ रहे होंगे। भला सुबह सुबह आसमान की तरफ देखने पर बादलों के सिवा और क्या दिखेगा? तुम मेरी बात को अनसुना कर रही हो लिंगव्वा। मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है, लेकिन इन 50 वर्षों में मैंने संक्रांति से पहले ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। हवा में नमी है और पक्षी भी नहीं चहचहा रहे हैं। निश्चित रूप से भारी बारिश आने वाली है। बारिश? इस कड़ाके की ठंड में? अगर बारिश हुई तो अच्छा ही होगा, तालाब भर जाएंगे। अरे भोली, अगर बारिश बेमौसम हो जाए तो लाभ नहीं बल्कि भारी हानि होती है। हमारी मसूर की फसल अभी खेत में सूखी नहीं है। अगर अभी बारिश हुई तो बीज अंकुरित होकर बर्बाद हो जाएंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हमने अभी अभी फसल काटकर ढेर लगाया है। अब हम क्या करें? क्या हमें सब कुछ उठाकर घर के अंदर ले जाना चाहिए? हम दोनों अकेले इतना सारा अनाज कैसे उठा पाएंगे? 10 बोरियों जितना सामान है और इस समय कोई मजदूर भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें पड़ोस वाले पुल्लैया से मदद मांगनी चाहिए। उनका अनाज भी बाहर ही है। हम मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो पुल्लैया गारू, वो तो बहुत घमंडी हैं। क्या वो आपकी बात सुनेंगे? वो कहेंगे कि मुझे कोई डर नहीं, मेरी फसल को कुछ नहीं होगा। फिर भी आप जाकर पूछ लीजिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पुल्लैया से बात करके आता हूँ। आसमान का रंग बदल रहा है, हमें जल्दी फैसला लेना होगा। गंगा राजू पड़ोस में पुल्लैया के घर गए। पुल्लैया अपनी पत्नी गौराम्मा के साथ चबूतरे पर बैठे थे। पुल्लैया 55 वर्ष के थे और गौराम्मा 50 की थी। पुल्लैया बाबा, ओ पुल्लैया बाबा। पुल्लैया तंबाकू चबाते हुए, अरे गंगा राजू, सुबह सुबह दौड़ते हुए आए हो? क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? बात क्या है? भाई, खतरा मंडरा रहा है। आसमान देखो, बिल्कुल काला पड़ गया है। आज रात भारी बारिश होगी। हमारी दोनों की फसलें खतरे में हैं। चलो अभी जाकर उन्हें तिरपाल से ढक देते हैं या घर के अंदर ले आते हैं। हम मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बारिश? इतनी ठंड में बारिश होगी? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने हैं गंगा राजू? ये तो बर्फ वाले बादल हैं। थोड़ी देर में सूरज निकलेगा और सब छट जाएंगे। क्या तुम इतने डरपोक हो कि बादलों को देखकर फसल घर ले जा रहे हो? परसों पंचांग पढ़ते समय पंडित जी ने कहा था कि इस महीने सूरज की तपन कम रहेगी। तुम व्यर्थ ही डर रहे हो गंगा राजू भाई। गौराम्मा, पंचांग भगवान जानते हैं, लेकिन मैं प्रकृति के संकेतों को समझता हूँ। हवा की गंध बदल गई है। ये साधारण बारिश नहीं होगी। पुल्लैया भाई, मेरी बात मानो, वरना तुम्हारा अनाज भी खराब हो जाएगा। गंगा राजू, मेरी फसल पककर सख्त हो चुकी है, उसे कुछ नहीं होगा और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। मैं अपनी फसल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भाई, ये हठ ठीक नहीं है। मेहनत से उगाई फसल अगर आंखों के सामने बर्बाद हो जाए तो दुख सहा नहीं जाता। चलो कम से कम उसे ढक ही देते हैं। मुझे ढकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश होगी ही नहीं। तुम्हें जाना है तो जाकर अपना सामान छुपा लो, मुझे परेशान मत करो।
ठीक है भाई, सचेत करना मेरा कर्तव्य था। न सुनना तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। गंगा राजू के जाने के बाद सुनिए, अगर गंगा राजू इतना डरा हुआ है तो क्या सच में बारिश हो सकती है? हमारा अनाज भी तो बाहर ही पड़ा है। अरे तुम भी उसके जैसी बातें मत करो। गंगा राजू डरपोक है। वो आसमान में बादल देखते ही कांपने लगता है। तुम देखना, कल सुबह सूरज निकलेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। गंगा राजू घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता देखकर लिंगव्वा सब समझ गई। क्या हुआ? क्या वो आ रहे हैं? नहीं, उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे कायर कहा। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो ना सही, हम अपनी फसल बचाएंगे। चलो, ये पुराने बोरे और पट्टियां लेकर खेत की ओर चलो। ठीक है, चिंता मत करो, चलो अपना काम करते हैं। गंगा राजू और लिंगव्वा खेत में पहुंचे। गंगा राजू का अनाज वहां रखा था और उसके ठीक बगल में पुल्लैया का अनाज ढेर लगा हुआ था। आसमान और भी काला हो गया था। लिंगव्वा, जल्दी करो, हवा तेज हो रही है। पहले अनाज को पास पास समेटो और फिर इस बड़ी चादर से ढक दो। इसके चारों ओर भारी पत्थर रख दो ताकि हवा से चादर न उड़े। अरे, पुल्लैया का अनाज देखिए, उन्होंने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अगर हमारे पास एक और तिरपाल होता तो क्या हम उसे भी नहीं ढक देते? लिंगव्वा, हमारे पास जो सामान है वो हमारी अपनी फसल के लिए भी कम पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। दोनों ने पसीना बहाते हुए कड़ी मेहनत की। शाम के 5 बज चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। उन्होंने अपनी फसल को अच्छी तरह सुरक्षित कर लिया था। हमारा काम तो हो गया, लेकिन आसमान को देखो, कितना डरावना लग रहा है। हाँ, ये कोई साधारण बारिश नहीं है। चलो, अब घर चलते हैं। बाकी सब ईश्वर की मर्जी। रात के 8 बज रहे थे। गंगा राजू और लिंगव्वा घर पर खाना खा रहे थे। अचानक बाहर बिजली कड़की और छत पर टैप टैप की तेज आवाजें आने लगीं। लिंगव्वा खाना छोड़ते हुए, यार, बारिश की बूंदें तो ऐसी नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा हो। गंगा राजू बाहर झांकते हुए, लिंगव्वा, बाहर देखो, ये बारिश नहीं, ओले गिर रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो मुर्गी के अंडों जितने बड़े ओले गिर रहे हैं। यही वो अजीब बारिश थी जिसका मुझे डर था। अगर ये ओले फसल पर गिरे तो दाने बिखर जाएंगे और फसल मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हमारी फसल बच पाएगी? हमने जो ढक रखा है, क्या वो काफी होगा? हमारी बोरियां और तिरपाल मोटे हैं, वे झेल लेंगे। लेकिन पुल्लैया का क्या होगा? उसका अनाज एकदम खुला पड़ा है। इन ओलों से उसका सारा अनाज चूर चूर हो जाएगा। तभी बगल वाले घर से पुल्लैया और गौरामा के रोने की आवाजें सुनाई दी। पुल्लैया चिल्लाते हुए, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। मेरी मेहनत की कमाई, मेरा सुनहरा अनाज सब जमीन पर गिर रहा है। कोई इसे बचाओ। भगवान, ये पत्थर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गंगा राजू और लिंगव्वा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे मुसीबत में हैं। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? लिंगवा, उसने आज सुबह मेरा कितना उपहास किया था और अभी बाहर जाना खतरनाक है। इन ओलों से हमारे सिर फट सकते हैं। क्या हम सिर्फ बैठकर तमाशा देखेंगे? चलिए, घर में जो भी पुराने बोरे, कंबल और चटाइयाँ हैं, उन्हें ले चलते हैं। अगर दुश्मन भी संकट में हो तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है। तुम सही कह रही हो। चलो, जल्दी से वो पुरानी चटाइयाँ और बोरियां उठाओ। अपने सिर पर तगाड़ी रख लो ताकि चोट ना लगे। चलो। गंगा राजू और लिंगवा ओलों की बौछार की परवाह किए बिना पुल्लैया के खेत की ओर दौड़े। वहां पुल्लैया और गौरामा रोते हुए अपने हाथों से अनाज ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पुल्लैया बाबा, पीछे हटो। ये चटाइयां और बोरे यहां बिछाओ। गंगा राजू, तुम आ गए। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी फसल तबाह हो गई। लिंगुआ, हमें बचा लो, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चिंता मत करो भाभी, हम दोनों हैं ना। उन चारों ने मिलकर ओलों की मार सहते हुए अनाज के ढेरों को बोरियों, चटाइयों और यहाँ तक कि अपने खुद के कंबलों से ढक दिया। करीब 1 घंटे तक ये संघर्ष चला। अंत में बारिश और ओले थम गए। चारों थककर अनाज के ढेर के पास ही बैठ गए, पुल्लैया गंगा राजू के पैर पकड़ते हुए। गंगा राजू, तुम इंसान नहीं, देवता हो। मैंने तुम्हें कायर कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं कितना बड़ा पापी हूं।
अरे भाई ऐसा मत कहो। मुसीबत के समय पुराने झगड़े कैसे? तुम सुबह मुस्कुरा रहे थे। हम किसान हैं और एक किसान का दर्द दूसरा किसान ही समझ सकता है। लिंगवा, तुमने अपनी साड़ी तक अनाज ढपने के लिए दे दी। हम तो अपनी संपत्ति पर घमंड करते रहे, पर असली इंसानियत तो तुम्हारे पास है। गौराम्मा, साड़ियाँ तो फिर आ जाएंगी, लेकिन अगर फसल खराब हो गई तो किसान का घर कैसे चलेगा? आज इस अजीब बारिश ने मेरी फसल को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचाया है, पर मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी हैं। आज से तुम मेरे सगे भाई हो। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। अरे पुल्लैया बाबा, ठीक है, निश्चिंत होकर घर चलिए। सुबह हुई, सूरज निकला। गंगा राजू की फसल पूरी तरह सुरक्षित थी। पुल्लैया की आधी फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन गंगा राजू की सूझबूझ से आधी बच गई थी। गंगा राजू, ये जो आधा अनाज बचा है ये तुम्हारी बदौलत है। मैं इसका आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहता हूँ। नहीं भाई, मेरी फसल सुरक्षित है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक बात याद रखना, जब प्रकृति का प्रकोप आता है तो अमीर गरीब का भेद नहीं रहता। सावधानी बरतना कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। पुल्लैया भाई, अब से इनकी बात मान लिया करना, क्योंकि इनकी बादलों से पुरानी दोस्ती है। बिल्कुल, अब हम पंचांग छोड़कर गंगा राजू भाई की बात ही सुनेंगे। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उस बर्फीली बारिश ने दोनों परिवारों के बीच की कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा दिया और एक अटूट दोस्ती की शुरुआत की। उस विचित्र बारिश ने भले ही एक कठिन रात का बोझ डाल दिया हो, लेकिन इसने उन्हें एक ऐसी दोस्ती दी जो जीवन भर कायम रहेगी। नीति सावधानी हमेशा अच्छी होती है। हमें अपने पड़ोसियों का उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सलाह का सम्मान करना चाहिए। सच्ची मानवता तो यही है कि दिन को भूलकर संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करें।